हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम न्यू चैप्टर करेंगे अपना। हमने उस दिन ग्रेविटेशन कर लिया था और अब हम अपना कंप्लीट करेंगे आज केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। ये दो चैप्टर के मैं फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट केसेस लाया हूँ। आज एक काम करते हैं, दोनों चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस करना। मैं इंपॉर्टेंट केसेस तुम लोग को बता दूंगा और जितना इस PDF में तुम लोगों के BSc नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। सिस्टम तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। तीन सिस्टम हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा। ओपन, क्लोज्ड, तीसरा कौन सा हो गया? आइसोलेटेड। तीन सिस्टम हो गए। यहाँ पे एनर्जी और ये हो गया मास। ओपन सिस्टम में क्या बताया मैंने? दोनों होंगे एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगी, मास एक्सचेंज नहीं होगा। और क्लोज सिस्टम में दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टाइप कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं कि हमारी जो उसकी बाउंड्री वो किस तरह की बनी हुई है कि जिससे कि हमारी हीट और टेम्परेचर में कोई अंतर आएगा। अगर हम बात करें एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में क्या होता है? नो हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। और डायथर्मल में क्या होता है? हीट जो होता है वो एक्सचेंज कर सकता है। एडियाबैटिक में क्या होगा? हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और डायबैटिक में क्या होगा? वो डायथर्मल में क्या होगा? हीट का एक्सचेंज हो सकता है। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर दो कंटेनर अगर थर्मली इक्विलिब्रियम है तो मतलब उसमें हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है? वो जीरो हो रहा है। अगर दो चीजें थर्मली इक्विलिब्रियम में तो हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है। और अगर हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है, दो एक बार मुझे बताओ, मान लो एक कंटेनर है ये और एक कंटेनर है ये दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम पे हैं। ए और बी जो है ये थर्मली इक्विलिब्रियम पे हैं। इनमें हीट का चेंज नहीं हो रहा है आपस में। इसमें हीट का चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? हमारा हीट का चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा? हीट तो चेंज जीरो हो गया। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जीरोथ लॉ क्या बताता है? अगर जीरोथ लॉ के लिए ये क्या है? एक ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये सी बॉडी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इन दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा, ए और बी का टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा। ए और बी का टेम्परेचर क्या है? आपस में क्या है? इक्वल है। और बी और सी का क्या है? बी और सी का भी आपस में टेम्परेचर इक्वल है। तो जीरोथ लॉ कहता है अगर ए और बी का टेम्परेचर इक्वल होगा और ए और सी का टेम्परेचर इक्वल होगा तो बी और सी का भी टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। यही समझाना था। अगर A इक्वल टू बी है और A इक्वल टू सी है तो B और C भी बराबर होंगे। अगर A इक्वल टू टेम्परेचर A जो है वो B के बराबर है और टेम्परेचर B जो है वो C के बराबर है, टेम्परेचर A जो है वो B के बराबर है और B जो है वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो ये A ये B
और ये सी, ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर भी है, तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, यही बता रहा है। ए और बी बराबर है, बी और सी, तो ए और सी भी बराबर होंगे, इसे कहते हैं दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। टाइप ऑफ चेंज कौन कौन से होते हैं? रिवर्सिबल चेंज, इफ द पाथ फॉरवर्ड कैन बी रिट्रैक्टेड बैक, किसी भी स्टेज पे हम उस केमिकल रिएक्शन को, थर्मल रिएक्शन को हम बैक कर सके तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल बोलेंगे प्रोसेस। और इरिवर्सिबल कौन सा होगा? जिसको हम रिट्रैक्टेड बैक नहीं कर सकते, जिसको वापस नहीं कर सकते। साइक्लिक क्या होता है? जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, याद रखना। साइक्लिक पोजीशन क्या होती है? जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। और साइक्लिक स्टेट क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस को जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। देखो साइक्लिक क्या है, ऐसे करके कोई चीज़ चली है और यहीं पे आकर रुक गई, ए चला और बी पॉइंट पे जहाँ पे आकर रुका वो भी सेम है, ठीक है। तो क्या होगा? ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें क्या होगा? इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होगी और प्रोसेस में, और साइक्लिक पोजीशन क्या होती है? इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है। अगली बात करते हैं वर्क की। वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता? वर्क डिपेंड अपॉन पाथ, नॉट ऑन स्टेट। वर्क जो डिपेंड करता है पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू पी इंटू वी। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हमारा वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वॉल्यूम में चेंज आएगा जो, तो वो पी इंटू पी वी फाइनल इंटू वी इनिशियल। और वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल प्रेशर होगा तो पी इंटू डी वी, ठीक है। तो प्रेशर में हम चेंज करेंगे, वो प्रेशर को रिस्पेक्ट लेके वो करेंगे, क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने क्या बोला? P इंटू डेल्टा वी, तो क्या हो जाएगा? P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और W क्या हो जाएगा? P डी वी वेरिएबल प्रेशर में, तो क्या हो जाएगा? हम इंटीग्रेशन कर देंगे प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये दो चीज़ समझाई है मैंने कि क्या क्या केस बन सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और वेरिएबल प्रेशर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया, कांस्टेंट प्रेशर पढ़ लिया, वेरिएबल प्रेशर पढ़ लिया। अब बात करते हैं वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन द गैस। देखो एक चीज़ याद रखनी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? वर्क डन बाय गैस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है? नेगेटिव होता है। वहाँ पे क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है? वर्क डन बाय द गैस, तो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी। अब वर्क डन बाय द गैस हो रहा है तो उसमें एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो V फाइनल बड़ा होगा और V इनिशियल छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा? W पॉजिटिव आ जाएगा। और वर्क डन ऑन द गैस बोले तो उसमें कंप्रेशन हो रहा है, हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। देखो गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, तो उसका फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी फाइनल बाई वी इनिशियल। वी फाइनल अगर बड़ा है हमारा तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा? बाय द गैस पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए वहीं पे बात करें, अगर वर्क डन ऑन द गैस की बात करें तो हमारी गैस कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेस होगी तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो कम हो जाएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वर्क डन ऑन द गैस क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। अब एरिया अंडर पीवी ग्राफ, मैंने तुमको हमेशा एक चीज़ बताई है सारी क्लासेस में कि जब भी कोई मल्टीपल क्वांटिटी होती है, अगर उनका रिजल्टेंट जो होता है अगर उसका P इंटू वी है, जैसे उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा एरिया अंडर क्या होगा? वर्क डन क्या है? P इंटू डेल्टा वी। अब पीवी ग्राफ जो बनेगा जो पीवी ग्राफ बनेगा उसका जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, जो मान लो एक लाइन एरिया अंडर ग्राफ जो होगा वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा क्या देगा? वर्क डन देगा। एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा? हमारा एरिया अंडर ग्राफ देगा हमारा वर्क डन। तो ये मैंने तुम्हें बताया मल्टीपल क्वांटिटी जब निकालते हैं उनका जब एरिया निकालते हैं, उनके जब ग्राफ बनाते हैं, तो उसका एरिया अंडर ग्राफ जो होता है, जो मल्टीपल क्वांटिटी का रिजल्टेंट होता है, वो हमें एरिया देता है। क्या देता है? एरिया देता है। आगे बात करते हैं, अगर यहीं पे स्लोप निकालना होता है और हमें अगर वर्क डन और वॉल्यूम को ग्राफ बना देते हैं तो स्लोप हमारा क्या देता? प्रेशर देता। आगे देखते हैं, ये मैंने कराया। अब मैं कोई एक चीज बता देता हूँ,
एक चीज़ बता दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन। क्लॉकवाइज में जो होता है हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम केस है, क्लॉकवाइज में हमारा एक्सपेंशन होगा तो हमारी क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसको ऐसे याद कर लो कि क्लॉकवाइज में क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। ये देखो मैं यही चीज बता रहा हूँ, जैसे तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो, तुम ऐसे गए क्लॉकवाइज, तो V2 जो होगा, V2 जो होगा यहाँ V1 से बड़ा होगा। तो यही चीज बतानी है, क्लॉकवाइज लूप में जाओगे तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लूप में जाओगे तो वर्क डन क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। आगे देखते हैं। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव। इसमें 3 तरह की वो आती है डिग्री, इसमें 3 तरह के मोशन आते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब इन 3 मोशन में हम मोनोटॉमिक गैस में बात करेंगे। तो मोनोटॉमिक गैस में क्या होता है, 3 ट्रांजिशनल होती हैं, 0 रोटेशनल होती हैं। जो हमारा मोनोटॉमिक गैस कौन कौन सी होगी, नियोन, हीलियम, आर्गन। इसमें क्या होगा, अगर इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या होगी, 3 ट्रांजिशनल होंगी और 0 रोटेशनल होंगी। और डायटोमिक में क्या होता है, 2 रोटेशनल ऐड हो जाती हैं। और ट्रायटोमिक में क्या होता है, वो भी सेम होता है, लेकिन इसमें एक केस बनता है लीनियर और ट्रायटोमिक, ये वाला केस। ट्रायटोमिक में 2 केस बनेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर वाला। ठीक है, ऐसी मॉलिक्यूल जो लीनियर हो सकते हैं और नॉन लीनियर हो सकते हैं, उसमें क्या होगा, अगर लीनियर है तो तीन ट्रांजिशनल तो हैं और 2 रोटेशनल है। अगर नॉन लीनियर है तो उसमें 3 ट्रांजिशनल हो जाएंगे और 3 रोटेशनल हो जाएंगी। एक रोटेशनल मोशन जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो बस हमें इसमें क्या करना है, पहली बात तो हमारी 3 गैस है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्रायटोमिक। मोनोटॉमिक गैस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो सिर्फ क्या होता है, कौन सा होता है, ट्रांजिशनल होता है। ट्रांजिशनल, रोटेशनल उसमें होता नहीं है। तो 3 ट्रांजिशनल हो गए। डायटोमिक क्या होता है, 3 ट्रांजिशनल प्लस 2 रोटेशनल होते हैं। और ट्रायटोमिक में 2 केस होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एक में पहले वाले 2 रोटेशनल होते हैं और दूसरे वाले 3 रोटेशनल। क्या जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उनकी मूवमेंट की वो होती है। अब बात करते हैं कंसिडरिंग वाइब्रेशनल मोशन, ये वाला पार्ट नहीं, इंटरनल एनर्जी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन स्टेट। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड कर रहा था। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। वर्क डन किस पे डिपेंड करता था, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा था, वर्क डन डिपेंड कर रहा था पाथ पे, स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फॉर आइडियल गैस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी। गैस हैव इंटरनल एनर्जी, गैसेस हैव इंटरनल एनर्जी नॉट हीट एंड वर्क। टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है R/Na हो गया। और R मालूम पड़ गया क्या है, Na क्या पता है तुम लोग को, U ड्यू टू परपेंडिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, हाफ kBT। एनर्जी का फॉर्मूला बताया था तो मैंने, हाफ kB इंटू टी। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। और kB को क्या लिख सकता हूं मैं, R/Na, R/Na। kB को क्या पढ़ा हमने, R/Na। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, U ड्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n मॉलिक्यूल। अगर हमें n मॉलिक्यूल के लिए निकालना होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n/Na, और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम f होगा हमारा। अब मुझे को तुम्हें यही फॉर्मूला बताना था कि U ड्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम f अगर n मोल के लिए निकालेंगे, हाफ NFRT, हाफ NFRT है ये फॉर्मूला, याद रखना। अगर n मोल्स की वजह से निकालेंगे, n मोल्स की वजह से निकालेंगे तो U इक्वल टू हाफ N इंटू F इंटू R इंटू T। इसमें हमने 2-3 चीज़ें क्या पढ़ी, kB जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, R/में
एन ए, एक चीज़ ये पढ़ ली R अपॉन में एन ए, ये हमने ये पढ़ लिया कि ये फॉर्मूला हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा अगर एन मोल्स के लिए निकालना होगा तो। डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम जानते हो, इसमें मोनोटॉमिक डायटोमिक के हिसाब से जितनी भी निकालने को बोलेगी उसको क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, ठीक है ना, उसको क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। और अब आगे बात करते हैं, मैंने तीन गैस की बता दी, मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस की हमने उसकी बात कर ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर ली। अब आगे क्या है अगला टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, डी क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। एम क्या है, मास ऑफ गैस, और हीट कैपेसिटी क्या होती है, डी क्यू बाय डेल्टा टी। तो अगर रिलेशनशिप देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एम से डिवाइड कर देंगे, अगर इसके नीचे एम लगा देंगे, एम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं, हम मास से डिवाइड कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बाय एम। ये दो फॉर्मूले हो गए। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने मास से डिवाइड करा था, मोलर हीट कैपेसिटी में हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। हमारा एक फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, हीट कैपेसिटी का, जी क्यू बाय डी टी। अब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने को बोलेगा तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम मास से डिवाइड कर देंगे। अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालने को बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही से बताइए, एट कांस्टेंट प्रेशर में कौन सा यूज करते हैं हम, सीपी यूज करते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यों, हाँ दो चीज होती है, सीपी और सीवी। सीपी कब यूज करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, और सीवी कब यूज करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। और डी क्यू बाई डी टी, मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट होगी तो एन से, मोलर हीट कैपेसिटी होगी तो एन से डिवाइड हो जाता है। तो सी पी इज डी क्यू बाई डी टी इंटू एन, सी बी इज डी क्यू बाई डी टी इंटू एल। फॉर्मूला सेम है, बस एक कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सी वी जो होता है, सी वी का इक्वेशन याद कर लो, एफ आर बाई टू। सी वी क्या होता है, एफ आर बाई टू। अब एक बात, अब ये देखो, एक फॉर्मूला तुम लोग को ये वाला याद रखना है, ये वाला, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस में आर। क्या है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस में आर। तुम सी वी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सी वी की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले से, सी वी की वैल्यू निकालोगे एफ आर बाई टू से। और सीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सीवी प्लस में आर ऐड करके। अब आगे देखते हैं, ये दो फॉर्मूले याद रखना, इसके बेसिस पे सारी वैल्यू निकलेगी। मोनोटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कितना बताया था, 3 होता है, 0 रोटेशनल होती है उसमें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 3 ट्रांजिशनल होती हैं बस। तो एफ की वैल्यू 3 होगी, 3r/2 हो गया। और इसमें एक आर है, सीवी की वैल्यू कितनी आ गई, एक निकाल के दिखा रहा हूं, देखो। मोनोटॉमिक गैस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा, क्योंकि उसमें 3 ट्रांजिशनल मूवमेंट होती है और रोटेशनल नहीं होती उसमें। तो अब क्या करेंगे, एफ की वैल्यू हमारी हो गई 3, तो सीवी की वैल्यू होगी हमारी, एफ की वैल्यू 3 है तो 3r/2 इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब हमें सीपी निकालना है, सीपी होता है सीवी प्लस आर, सीवी है 3r/2, सीवी है 3r/2 प्लस में आर, तो इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5r/2। क्या हो जाएगा हमारा 5r/2। हमारा एक फॉर्मूला था सीवी, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, सीवी क्या होता है FR/2 और CP क्या होता है CV प्लस R। हमने तीनों का मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक तीनों की हम लोग वो निकाल सकते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। मैंने बताया था इसमें 3 ट्रांजिशनल होते हैं, डायटोमिक 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल होते हैं, ट्राइटोमिक लीनियर वाले में 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल होते हैं, नॉन लीनियर वाले में 3 ट्रांजिशनल 3 रोटेशनल होते हैं।
अब ये वाला केस नहीं आएगा कि एट डायटोमिक एट हायर टेम्परेचर उसमें 2 वाइब्रेशनल ऐड हो जाते हैं, 3 ट्रांजिशन, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। अब गामा का फॉर्मूला क्या होता है? गामा जो होता है वो क्या होता है? CP/CV। तुम्हें CV निकालना आ गया, FR/2, CP निकालना आ गया, CV प्लस में R। अब तुम्हें क्या निकालना होगा? गामा निकालना होगा, तो गामा इक्वल टू CP/CV। और इसी का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, मेथ फॉर्मूला जो होता है CP, ये CP इक्वल टू CV प्लस में R है, तो CV को इधर भेज दो, CP माइनस CV इक्वल टू R। ये मेयर्स इक्वेशन हो गई हमारी, और मेयर्स इक्वेशन हो गई, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी तुम लोगों ने। और साथ में क्या हो गया हमारा, मैंने और क्या बताया तुम्हें कि हमारा डायटोमिक का भी बता दिया मैंने, और कुछ बताया था? हाँ, गामा की वैल्यू अगर निकालनी होगी, गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे? CP/CV, ठीक है। CP/CV से गामा निकाल लोगे। सारी एक एक चीज तुम्हें डिग्री, अगर कोई तुम्हें मोनोटोमिक गैस दे दी, तुम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, CV की वैल्यू निकाल सकते हो, CV की वैल्यू निकाल सकते हो, CP की वैल्यू निकाल सकते हो। CP और CV की वैल्यू निकालनी आ गई तो तुम गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, और तुम्हारे पेपर में इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। अब गामा की वैल्यू 1/6, 1.66, 1.66, 1.4, 1.4, 1.33। इन दोनों की वैल्यू इसलिए सेम है क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ रोटेशन, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है, वो दोनों में सेम है। आगे बात करते हैं। मिक्सचर ऑफ गैस दे देगा दो, तो 1 सेकंड रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। 1 सेकंड रुको बस। अब गैस मॉलिक्यूलर मिक्सचर पे क्वेश्चन आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हमारा बोलेगा तो CV लेंगे। तो अगर दो गैसेस दी होंगी तो उसका N1 CV1 N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस में N2। सेम CP अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दिया होगा तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 N1 प्लस में N2। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा, उसका मिक्सचर पूछ लेगा, तो क्या हुआ N1 F1 N2 F2 अपॉन में N1 प्लस में F2। गामा का भी सेम है, N1 गामा 1, नहीं गामा में देखो क्या है, ये यहाँ पे गलत कर रखा है, N1 गामा 1 N2 गामा 2 N1 प्लस में M2। और गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा? CP मिक्सचर अपॉन में CV मिक्सचर, ठीक है। CP/CV गामा। क्या करना है, दोनों गैस का जो इंडिविजुअल होता है उसको निकालो, उसको ऐड करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है N1 CV1 N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस में M2, ठीक है। यही चीज है। आगे देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, dq इक्वल टू du प्लस में dw। ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है dq इक्वल टू du प्लस में dw। ये सबको पता होना चाहिए, और पता भी हो तो dq इक्वल टू du प्लस में dw। dq पॉजिटिव क्या होता है, जब हम सिस्टम को स्पीड देते हैं तो पॉजिटिव होगी, सिस्टम से स्पीड निकलेगी तो वो नेगेटिव होगी। du क्या होता है? पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज आएगा तो नेगेटिव। वर्क डन अगर गैस के लिए करेंगे, वर्क डन बाय द गैस होगा तो वो पॉजिटिव, नहीं वर्क डन बाय द गैस होगा तो वो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस होगा तो नेगेटिव। अब हम वेरियस प्रोसेसेस पढ़ेंगे।
फर्स्ट लॉ ऑफ साइक्लिक प्रोसेस क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, नेट जो होता है हमारा जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन में आ गया, तो यू हमारा क्या हो गया, हमारा स्टेट, यू जो है स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो जो हमारा क्या हुआ, डेल्टा यू क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, याद रखो डेल्टा यू 0 हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो हो गया वो 0 हो गया, तो डेल्टा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्लू, डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया हमारा, ये हमारा 0 हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब बात करते हैं आइसोकोरिक केस में क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा तो हमारा डेल्टा क्यू जो होगा, जो हीट जो चेंज होगा वो हमारी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू जो डेल्टा यू हो जाएगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारा एन सी वी डी टी फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा एन सी वी इंटू डी टी, वॉल्यूम चेंज पे P1 बाय P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T भी हो जाता है, P1 बाय P2 इक्वल T1 बाय T2, ठीक है। ग्राफ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन 0 हो गया, तो वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ देख लो, ऐसे आ जाएगा P और V, स्लोप जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये अगर 3 वॉल्यूम बन गया V1 V2 V3, तो सबसे बड़ी वॉल्यूम कौन सी होगी, V3 जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब ये देखो P जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और हमारा स्लोप जो होता है वो स्लोप जो है वो 1/v है, ठीक है। अब हमारे इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वॉल्यूम हो जाएगी V3 हो जाएगी। अब लेकिन इस वाले में क्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ी वॉल्यूम इसमें भी क्या हो जाएगी V3 हो जाएगी, अगर हम ऐसे इस टाइप में ये अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहेगा तब भी हमारी क्या होगी V3 होगी जो सबसे बड़ी होगी। आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा W जो होगा वो PVF माइनस VI, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, V1 बाय V2 इक्वल T1 बाय T2। अब यहाँ का फॉर्मूला याद रखो, dW बाय dQ जो होगा वो 1 माइनस 1 बाय गामा होगा, इसमें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, dW बाय dQ, dW बाय dQ और du बाय dQ, ये दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा फॉर्मूला, dW बाय dQ 1 माइनस 1 बाय गामा और du बाय dQ 1 बाय गामा, ये 2 फॉर्मूले याद रखने कौन से प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में। और ये वाला फॉर्मूला P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल अपॉन 1 माइनस गामा, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, वो मैंने तुमको अभी बता दिया। सेम है, VT ग्राफ बनेगा अगर तो P3 जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, अगर ग्राफ को उल्टा कर देंगे तो P1 सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारा क्या होगा DT 0 हो जाएगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में क्या होता है इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। कौन कौन से प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में और आइसोबारिक प्रोसेस में, नहीं साइक्लिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। DQ जो होता है डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या होता है DW होता है, DQ जो होगा DW के बराबर हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहाँ पे वाला फॉर्मूला देगा वर्क डन 2.303 nRT log V2 बाय V वर्ग, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log
V2 बाय V1, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, आज गर्मी बहुत है बच्चों। और एसी भी काम नहीं कर रहा है आज, तो गर्मी तो खतरनाक हो रही है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। ये पंखा मैं चला नहीं सकता, ये पंखा इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि यहाँ पे मैं हाथ वाथ लग जाएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ एक जगह खड़े होकर बढ़ाऊँगा, पंखा चलाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस को देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट एनर्जी का चेंज नहीं होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NCV/dt, और dt को क्या लिखते हैं, CV को क्या लिखते हैं, R/1 - गामा, ये पढ़ा था हम लोगों ने, और dt और T2 - T1। अब आगे बात करते हैं, हाँ, एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, और कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमारा दो प्रोसेस याद रखना कि स्लोप पे क्वेश्चन आता है, स्लोप पे क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या होता है dp/dv, हमारा स्लोप क्या होता है, को क्या लिख सकते हैं, गामा p/v। और दूसरा क्या होता है हमारा, ये इस पे क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर हमारा ये लाइन बना देंगे 1 2 3 4, अब बोलेंगे इसमें से हमारी कौन सी लाइन किसके लिए है। एक क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए होगा, ये होगा ट्राइएटॉमिक के लिए होगा, ये होगा डायटॉमिक के लिए होगा, ये क्या होगा, मोनोटॉमिक के लिए होगा। और क्या होगा, आइसोबारिक में क्या होगा, ये देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में वो बन रहा है, तो ये जो कांस्टेंट होगा वो आइसोकोरिक होगा, और जो प्रेशर की लाइन पे कांस्टेंट होगा वो आइसोबारिक होगा। अब तुम्हें क्या रखना है, जो प्रेशर के बाद होगा वो आइसोथर्मिक होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो CAT कैट, मैं इसके लिए निमोनिक बता देता हूँ तुम्हें, निमोनिक याद रखना, आइसोकोरिक है, कोरिक में C आ रहा है, एडियाबेटिक में A आ रहा है, और आइसोथर्मल में T आ रहा है, तो क्या हो जाएगा CAT कैट, कैट माने बिल्ली। इसको इस तरह याद रखना, क्या रखोगे, CAT कैट, कैट माने बिल्ली। P और V के ग्राफ बन गया, इस ग्राफ को इस तरह बना देगा, तो उल्टा बना देगा तो क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा, एक्सपेंशन में कंप्रेशन में हो गया। निमोनिक भी बता दिया। पॉलीट्रोपिक का केस आता नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लिया है, हीट पंप पढ़ लेते हैं, हाँ हीट पंप पढ़ते हैं। हीट पंप क्या होता है, कन्वर्ट क्या करता है, वर्क को किसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट वर्क इनटू हीट, किसमें कन्वर्ट करेगा, वर्क को हीट में कन्वर्ट करेगा। और गिव हीट टू हाई टेम्परेचर, हीट को किसमें कन्वर्ट, हाई टेम्परेचर में। मान लो ये गैस पंप है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, हमने हीट दी, यहाँ से क्या होगा, वर्क डन करेगा, और क्या होगा हमारा, इसमें एक फॉर्मूला याद रखो, हमारा जो ईटा का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपन इनपुट। आउटपुट क्या आ रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इनपुट क्या किया था तुमने, वर्क किया था, तो Q1/वर्क, ये ईटा क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा Q1/वर्क। और कार्नोट इंजन में क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, बट 100% कभी भी नहीं होगी, कोई भी एफिशिएंसी चीज, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इसमें क्या होगा, ये आइसोथर्मल हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा, और ये पीटी ग्राफ हो जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला याद रखो, Q1/Q2 = T1/T2, Q1/Q2 = T1/T2, और ईटा क्या हो जाएगा, 1 - T2/T1। मैंने क्या बताया, कार्नोट इंजन है Q1/Q2 = T1/T2, ये फॉर्मूला याद रखो।
और ईटा क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ पे ईटा क्या था, इन आउटपुट वर्क डन जो हुआ अपन में इनपुट, आउटपुट क्या हुआ था ऊपर हीट पंप में जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो किसके बराबर थी, वो अपन में वर्क डन के बराबर थी। नहीं, आउटपुट अपन में इनपुट, आउटपुट जो हमें एनर्जी मिल रही है, इनपुट हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस T2 बाई T1, किसमें, कार्नोट इंजन में। अब आगे बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में। 3 केस हैं, 3 केस में याद रखो, एक होगा हीट पंप, एक होगा कार्नोट इंजन, एक होगा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी को हमने बीटा माना तो आउटपुट अपन इनपुट। इसमें क्या होता है, सिस्टम उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तो इसमें क्या होगा, एनर्जी जो होगी Q2 बाय जो इनपुट जो है वर्क डन, और वर्क डन को क्या लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। तो हमारे क्या Q2 बाय Q2 अपॉन में ये वाला फॉर्मूला देखो, Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, T2 अपॉन में T1 माइनस T2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि Q1 बाई Q2 T1 बाई T2 वो बराबर होते हैं। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब इनके रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन पूछ लेता है। रेफ्रिजरेटर बीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाय ईटा, बीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एटा। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसी को एलसीएम ले लिया है, 1 को उधर भेज दिया, उसका एलसीएम ले लिया, तो उसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग का कंप्लीट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोगों को मैक्सिमम 4-5 प्रोसेस जाते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या पड़ा, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो हमारे इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जरूर हो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो। अगला प्रोसेस बड़ा आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बता दिया, कांस्टेंट प्रेशर में Cp और Cv और कांस्टेंट वॉल्यूम में Cv निकालना बता दिया, ठीक है। और मल्टीपल डायटोमिक गैस के बता दिया, गामा की वैल्यू Cp और Cv होती है, मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। हीट पंप में जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, आउटपुट अपन में इनपुट, इनपुट अपन में आउटपुट अपन इनपुट। आउटपुट क्या, हमारा एनर्जी मिल रही है, हमें हीट मिल रहा है हमें, तो वो कितना हीट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, जितना वो तुम वो क्वेश्चन में देखोगे। और इनपुट क्या, वर्क डन कर रहे हो, और सेम से हमने इसमें भी कर लिया। बहुत छोटा सा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लेते हैं कंप्लीट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर given amount of gas is a mixture of identical molecule in the order of average Avogadro number, ठीक है। molecule move randomly in all direction, interaction between them is negligible, move according to Newton's laws of motion, all NLM, all collision are perfectly elastic। सारी कोलिजन कैसे होती है, जो रैंडम, मान लो एक कंटेनर है, उसमें जो गैसेस है रैंडमली मूव कर रही हैं, उसके पार्टिकल जो है उसकी रैंडमली मॉलिक्यूल जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, मोमेंटम जो और काइनेटिक एनर्जी जो होगा कंजर्व होगा। ये 2 चीज़ बताई थी, इस पे क्वेश्चन आएगा। देखो पूरा पढ़ लोगे, ये वो टाइम नहीं है, इसमें मैंने क्या बताया, क्या क्वेश्चन आएगा, जो उनकी कोलिजन होगी, पहले बात तो कोलिजन होगी, वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मोमेंटम
और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन नहीं बता सकता, टाइम कम है बच्चों, नहीं तो मैं इसको ही हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुआ है वो कम से कम 2-3-4 क्लास में, 4 क्लास में कम से कम चलता है, 4 से 5 क्लासेस में। अभी क्या है कि अभी टाइम कम है तो हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन मैं फिर भी सारे इंपॉर्टेंट केसेस तुमको बता रहा हूँ। रियल गैसेस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर एट लो, ये इस पे क्वेश्चन आएगा कि रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं। अगर हम प्रेशर लो कर दें और टेम्परेचर हाई कर दें तो हमारी जो रियल गैस होगा वो किस तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बिहेव करेगी। ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस 1/3 nmv स्क्वायर, v स्क्वायर के स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज स्पीड के स्क्वायर रूट के एवरेज, मतलब ये एवरेज है, एवरेज जो एवरेज स्पीड है उसका हमने उसका यूज करा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल 3/2 pv। 3/2 pv को क्या लिख सकते हो, 1 मॉल, देखो 3/2 pv दे रखा है। अब pv इक्वल टू nRT होते हैं, n क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 RT। अब बात करते हैं डेंसिटी में चेंज कर देंगे तो हमारी E/V हो जाएगा, तो डेंसिटी में बात करें तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 pv जो था अगर उसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो 3/2 p बचेगा। अब तुम्हारे को VRMS के बारे में पढ़ना है, इसको ये तुम्हें समझ में आएगा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, 1 मॉल की क्या बता रहा हूँ, 3E/V इक्वल टू 3/2 इंटू pv पड़ा। अगर हमें डेंसिटी की बात करेंगे तो E/V करेंगे, तो 3/2 इंटू p/v करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा E/V इक्वल टू 3/2 इंटू p हो जाएगा हमारा। VRMS जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, तो VRMS जो होगा अंडर 3kT अपॉन में m, 3RT अपॉन में कैपिटल M, मास मोलिकुलर मास, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। 3p/ρ वो होता है, वो हमारे डेंसिटी के केस में होगा, लेकिन वो तुम्हारा पूछेगा नहीं, मैक्सिमम 3RT अपॉन में स्मॉल m और 3kT अपॉन में कैपिटल M। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 8RT अपॉन में पाई m, 3RT अपॉन में m पढ़ लिया, RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रहे 8RT अपॉन में पाई m पढ़ लिया, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, अंडर 2RT अपॉन में m। हमने RMS वेलोसिटी क्या पढ़ा, अंडर 3RT अपॉन में m, और एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा 8RT अपॉन में पाई m, अंडर 8RT अपॉन में पाई m, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या पढ़ा हम लोगों ने, अंडर 2RT अपॉन में m। आगे देखो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी की कैसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा PM/RT। PM/RT कैसे हो गया, कैसे हो गया बताओ, वॉल्यूम को PV इक्वल टू RT है, 1 मोल के लिए लेके चल रहे हैं अगर हम लोग, V को अगर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, मास बाय डेंसिटी, तो P वॉल्यूम को लिखते हो मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू R इंटू टी। अब इन्होंने क्या बोला, डेंसिटी की वैल्यू निकालो, तो डेंसिटी को इधर भेज दो, तो PM अपॉन में RT इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT, PM/ρ इज इक्वल टू RT, अब रो को उधर भेज दोगे RT इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा PM/RT इज इक्वल टू रो। मेन फ्री पाथ में एक चीज़ याद रखना बस, इस पे नीट पे भी क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसका रिलेशन क्या होता है इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² या r²। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर के। नीट पे भी क्वेश्चन आया है कि मीन फ्री पाथ का रिलेशन डेंसिटी के साथ क्या होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फुल फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन आया नहीं आज तक इसका, जो इस पर क्वेश्चन पूछा है मैंने वो क्वेश्चन बता दिया। मैक्सवेल का जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को याद रखो, मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया था नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में बनाया था, वेलोसिटी के साथ बनाया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच में बनाया था। अब हमारा क्या है, 3 है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, आरएमएस। सबसे बड़ी कौन सी होगी, आरएमएस वेलोसिटी, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। तीनों के फॉर्मूले फिर से बता दो, √3RT/m आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √8RT/πm, और हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगा, √2RT/m। अब बात करते हैं इन दोनों में, अगर हमारा सबसे बड़ी आरएमएस है, फिर एवरेज है, फिर मोस्ट प्रोबेबल है, अगर ऐसा ग्राफ बनेगा, जो ऊपर वाला टेम्परेचर होगा, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, इसका ग्राफ ऐसे गया, इसका ग्राफ ऐसे गया, ये T1, ये T2, तो याद रखना T2 जिसका ये स्लोप ऊपर होगा तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1। आगे क्या है ये बता दिया, इसको निमोनी याद रखना है, राम से आरएमएस वेलोसिटी, ए से एवरेज वेलोसिटी, एम से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ए से एवरेज वेलोसिटी, एम से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तुम्हारे इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, केटीजी में 2 स्टेटमेंट, कोलिजन जो होते हैं परफेक्टली इलास्टिक होती है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है। रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ये पॉइंट याद रखो। देखो 2 पॉइंट लिख दिए, रियल गैस कब बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये अगला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला, एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया इंटेंसिटी, जो मीन फ्री पाथ में पढ़ा हम लोगों ने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी d², डिस्टेंस ही को बोलते हैं, या फिर r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताया है, टेम्परेचर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा मीन फ्री पाथ पे। आरएमएस वेलोसिटी की तीनों वैल्यू या कम से 4 से 5 बार बोलती हैं। राम से याद रख लो, आर जो होता है आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है, फिर एवरेज वेलोसिटी होती है, फिर मीन प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। वो ग्राफ भी समझा दिया है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद रख लो, 1/3 nmv², ठीक है ना। स्पीड के स्क्वायर रूट का एवरेज, स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और इसको तुम सिंपल इस फॉर्मूले से भी याद रखें, nmv² RMS, 1/3 nmv² RMS, इससे भी याद रख लेना, क्योंकि v² RMS जो होता है √v का जो हमारा एवरेज होता है, इसका स्क्वायर जो होता है वो v RMS के बराबर होता है। तो इसको फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 1/3 nmv² RMS, ठीक है। RMS वेलोसिटी जो होती है 3p/√3p/m होगी, बोले कि मेन फॉर्मूला हमने √3RT में m याद कर लिया है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2pv होता है। 3/2pv को क्या लिख सकते हैं, 3/2RT लिख सकते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2p के बराबर हो जाएगा। फिर तीनों फॉर्मूले आ गए, इनका ग्राफ देख लेना। ये वाला फॉर्मूला RT/m, डेंसिटी के साथ मैंने फॉर्मूला बता दिया, PM/में RT और PM/में KBT भी लिख सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट बोले तो PM/में KBT। हो गया तुम्हारे दोनों चैप्टर। अगली क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज करवा देंगे। इस चैप्टर में क्या होता है, जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं, बस मैंने वही पढ़ाए हैं, क्योंकि तुम्हारे पेपर में जितना मैंने पढ़ाया है, स्टेटमेंट ले लो, फॉर्मूलास ले लो, इसी पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला भी समझा नहीं सकता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि जितना मैंने समझाया है, इतने फॉर्मूले अगर तुम याद कर लोगे, वैल्यू बिल्कुल आसान आती है, कुछ लैंग्वेज घुमाई नहीं जाती। वर्क डन बाय द गैस बोलेगा तो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा,
वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन और कंप्रेशन तुम्हें समझा दिया है मैंने। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ये बता दिया है। तो यही सब चीज़ें याद रखनी है। आराम से सारे फॉर्मूले देख लो। तीनों मूवमेंट बताइए, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल क्या क्या होता है। मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के दो केस होते हैं। डायटोमिक में मोनोटोमिक, डायटोमिक और एक और तुम लोग को बताया, उसका भी बता दिया, जिसमें दो वाइब्रेशनल ऐड हो रहे थे। एफ की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर तुम सी पी की वैल्यू निकाल लोगे, सी वी की वैल्यू निकाल लोगे, सी वी की वैल्यू निकाल लोगे तो सी पी की वैल्यू निकाल लोगे, सी पी की वैल्यू निकाल लोगे तो गामा की वैल्यू निकाल लोगे। फिर वेरियस केसेस में बता दिया, गैसेस के मिक्सचर में बता दिया कैसे सी पी और सी वी में अगर मिक्सचर पूछ लोगे तो कैसे निकालोगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिक्सचर कितना होगा, तो N1 F1 N2 F2 अपन में N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सिस्टम, ये तो बेसिक है, इसको ये देख लेना एक बार। सब इजी है, इजी करते रहो, हो जाएगा। चलो थैंक यू।